हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके बीच क्लास के साथ बहुत ही शानदार क्लास के साथ साझा हो गए हैं भाई। ज़बरदस्त क्लास आज की रहने वाली है पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ गए कि सर जी क्लास नहीं हो रही है। क्लास आपकी बुकलेट बनने चली गई थी, बुकलेट आपकी तैयार हो रही थी पशुधन सहायक के लिए, उनके लिए अपनी क्लास नहीं हो पाई। 2 दिन आप ज़रूर डिस्टर्बेंस हुए होंगे कि क्लास क्यों नहीं आ रही है, लेकिन अपना एक ही डिस्टर्बेंस था कि भाई पशुधन सहायक वाले सभी बच्चों के लिए बुकलेट तैयार कर रहे थे। उनके लिए काफ़ी मैसेज दे कि सर जी हमारे को नोट्स उपलब्ध कराओ, तो उनके लिए भाई बुकलेट बनने की कोशिश थी कि भाई बुकलेट अच्छी बना के उनको दे दे, तो 2 महीने रहे हैं, काफ़ी उनका अच्छा रिवीजन हो जाए और अच्छे से पढ़ ले। उनके लिए भाई बुकलेट तैयार हो रही थी, तभी डिस्टर्बेंस हुआ। तो कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हुई ना। चलो अपन अब आपके क्लास में आज ही लाइव हो गए हैं, तो तमाम बच्चे एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाओ। फिर अपन बात करते हैं कि क्लास के अंदर आज क्या खास रहने वाला है। कि पशुधन सहायक भर्ती जो परीक्षा है 2025 के लिए नए सिलेबस के अनुसार, आपका पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी तैयारी करवाई जा रही है। और इसी प्रकार से आपको बुकलेट भी मैंने इसी फॉर्मेट से आपका बनाया है कि राजस्थान जीके को भी लिया है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, दैनिक विज्ञान और कंप्यूटर, ये सभी सब्जेक्ट मैंने 50 क्वेश्चन का जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसको आपको 1100 क्वेश्चन देने की कोशिश की है। इसी प्रकार अभी आगे आ जाएगा, ये आपको फॉर्मेट देख लो, जल्दी से देख लो। तमाम बच्चे क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और अपनी हाजिरी सब्सक्राइबर के साथ और लाइक के साथ देंगे, ताकि मेरे को और ज़्यादा आनंद महसूस हो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और अच्छे कंटेंट के साथ आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको इतना काम करना भाई, एक लाइक करके आ जाना और एक चैनल को सब्सक्राइबर करके आ जाना। फिर आपको पढ़ाने की 100% जिम्मेदारी हमारे हाथों में है और बहुत ही शानदार और अच्छे कंटेंट के साथ आपकी तैयारी करवाएंगे। ये देखो रही आपकी बुकलेट आ गई भाई कि राजस्थान पशुधन सहायक, राजस्थान लाइव स्टॉक असिस्टेंट के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ई बुक 2025 के लिए। देखो उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा आपके लिए क्या बहुत ही शानदार, मतलब कम मात्रा में, जितनी फीस तो आप मतलब एक नॉर्मल मतलब कुछ भी चीज़ मतलब खाने जाओगे ना तो उतनी चीज़ के भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से बिल्कुल मैंने ज़्यादा पैसे इसलिए नहीं किए क्योंकि कई बच्चे की वो ले नहीं पाए। उनके लिए कि वो कहेंगे कि सर आप तो बहुत ही ज़्यादा फीस रख रहे हो या बहुत ही ज़्यादा फीस है जिस कारण हमारे लेने में दुविधा हो रही है और हम नहीं ले पा रहे। तो उनके लिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल, जितनी नॉर्मल हो सके उतनी नॉर्मल फीस में रखने की कोशिश की, ताकि आप प्रत्येक विद्यार्थी जो भी पशुधन सहायक की तैयारी कर रहा है वो ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जो ये बुकलेट नहीं खरीदे, क्योंकि उनके लिए मैंने स्पेशल कहने पर उनके बुकलेट बनी। और वो आप बच्चे नहीं खरीदोगे तो आपको फिर नुकसान पहुंचेगा और कहीं न कहीं आपके पढ़ने में कहीं न कहीं कमी रह जाएगी, क्योंकि बुकलेट इस प्रकार से बनी है। आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसको पूरी तरीके से एकदम मेंटेन किया है, मतलब बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिए और आपको ई बुक व्हाट्सअप के जरिए हम उपलब्ध करवा देंगे। तो मैंने राजस्थान सामान्य ज्ञान के 500% लिए, करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चन लिए, राजस्थान राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चन लिए, दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चन लिए, कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन लिए, और भी मैंने जो करंट अफेयर्स के थोड़े कम सवाल है तो आपको अप्रैल और मई महीने की जो भी बुकलेट लेगा भाई साथी, तो उनके लिए अपन अप्रैल का महीना और मई का महीना, ये 2 महीने एंड के अंदर आपको हम और 200 क्वेश्चन बना के 200 क्वेश्चन लिखे ना तो 200 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो करंट अफेयर्स मैंने थोड़ा कम लिया है क्योंकि मैंने 3 महीने का तो ले लिया, जनवरी, फरवरी और मार्च, लेकिन अप्रैल और मई के लिए आपको नया पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 महीने का और करंट दे देंगे, ताकि आपका अ पार्ट से एक भी सवाल कहीं जाने की कोशिश न करे और बहुत ही शानदार पूरे मतलब सिलेबस आपका एकदम कंप्लीट कवर हो जाए। तो इसके लिए आपको मात्र कितने रुपए देने होंगे? 49 रुपये में केवल मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ये मैसेज पर आपको नंबर लिखना कि सर जी मुझे बुकलेट लेनी है, मेरे को बुकलेट चाहिए। तो इस नंबर पर, ये नंबर आपको एक बार स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो या आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे देंगे। ई बुक के लिए मेरे को संपर्क कर सकते और आपको 1100 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 1100 प्रश्नों का समावेश मिलेगा, वो भी बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ, बहुत ही जबरदस्त। उसमें सभी सब्जेक्ट को मैंने कवर किया है। ऐसा नहीं कि भाई एक सब्जेक्ट आएगा, राजस्थान जीके भी आएगा, करंट अफेयर्स भी होगा, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी भी होगी, दैनिक विज्ञान भी होगी और कंप्यूटर होगा। सभी सब्जेक्ट होंगे, 1100 प्रश्न होंगे। वो आपके मात्र 49 रुपये करने हैं आपको और आपको सभी प्रश्न दिए जाएंगे। और बहुत ही शानदार बुकलेट बनी है, बहुत ही जबरदस्त है। जो बच्चों ने ली है वो कह रहे हैं कि हकीकत में सर राजस्थान में एक तरफा आपने बुकलेट बनाई है और बहुत ही शानदार अच्छे कंटेंट लिया है। तो आप हमारे लिए, हमारे को पढ़ने के लिए बहुत अच्छी सुविधा की है। काफ़ी बच्चों ने लिए और मैसेज भी बहुत ही अच्छे अच्छे किए, ताकि हकीकत में मेरे को लगा कि बच्चों को जितनी आवश्यकता थी ना उसी प्रकार से उनको बुकलेट मिल गई। तो ऐसी कामना है कि आप भी बुकलेट खरीद लेना, ठीक है।
आपके लिए भाई बनी है और बहुत शानदार बुकलेट है, इसलिए मेहनत में कोई कसर मत छोड़ना, क्योंकि अब मात्र 2 महीने रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी कमी रहेगी कि मैंने उस समय वो बुकलेट खरीद ली होती, वन लाइनर क्वेश्चन कर लिए होते तो मेरा काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाता और मेरा जो 50 नंबर का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े, इससे बेटर है कि 50 रुपये ही खर्च तो करने हैं ना, 50 रुपये पूरे नहीं है, उन 50 रुपये करना है आपको सिर्फ। और आपको बुकलेट बहुत ही शानदार 1100% कौन देता है आजकल, नॉर्मल आप किताब लेने जाओगे उसके भी 100-200 रुपये देते हैं, लेकिन मैंने आपको 1% के 1100 क्वेश्चन, वो भी वन लाइनर और बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से मतलब अच्छे कंटेंट के साथ आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बुकलेट सभी बच्चे को खरीदना है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो बुकलेट नहीं ले, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है, क्योंकि बुकलेट आपके लिए बड़ी बनी है और बहुत ही शानदार बुकलेट है। ये मैं आपको एक बार और जानकारी देता हूँ, काफ़ी बच्चे ले रहे हैं और आप भी मत चूकना, ये आपके लिए लास्ट में एक बार और कह देते हैं। फिर अपन क्लास में विधिवत आज 50 क्वेश्चन और करने वाले हैं, ताबड़तोड़ अपनी क्लास रेगुलर रहती है, इस प्रकार रह रही है। तो पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से देख लो, तमाम विद्यार्थी जल्दी से क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। तमाम विद्यार्थी एक बार चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर करके आ जाओ और एक बार लाइक के साथ अपनी हाजिरी दे दो कि सर जी हम जुड़ चुके हैं, हम रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट है और बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से जुड़ रहे हो। तो आपको हर जगह अपन अच्छे से अच्छे, आपको 13 जून तक अच्छे प्रकार से तैयारी करने वाले हैं। तो आप 13 जून तक आप हमारे साथ जुड़ो और बहुत शानदार अच्छे प्रकार से पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है? जनसंख्या की दृष्टि से भी बता देना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बता दो। जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। आज क्लास में अपन इस प्रकार से पूरी रहने वाली है। एक बार आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेट बता देता हूँ। 50 क्वेश्चन इस प्रकार से लिए हैं कि आपका 50 नंबर तो जिस प्रकार से 10 क्वेश्चन आपके भूगोल के रहेंगे, 10 हिस्ट्री के रहेंगे, 10 आर्ट एंड कल्चर के रहेंगे, फिर मैंने 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ले लिए राजस्थान की राज्य व्यवस्था, फिर 5 क्वेश्चन मैंने साइंस के ले लिए और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के ले लिए। इसी प्रकार से पूरी क्लास को मैंने इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको कहा है इस प्रकार से पूरी क्लास को मैंने मेंटेन किया है और पूरा मतलब एकदम एक क्लास में पूरी अच्छी तरीके से बहुत ही शानदार अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो तमाम विद्यार्थी पहले का राइट आंसर बताओ मेरे को कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा भाई जैसलमेर। बिल्कुल मैंने जैसलमेर को राइट बता दिया। कितना क्षेत्रफल है? 38,401 किलोमीटर, 38,401 किमी इसका क्षेत्रफल है। और पूछ ले कि सबसे कम क्षेत्रफल में कौन है, तो धौलपुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,034 किमी में जो धौलपुर का क्षेत्रफल है वो सबसे छोटा क्षेत्रफल राजस्थान में। और राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या में, तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जयपुर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। और जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछ ले तो बता देना जैसलमेर का। कितना? 17 प्रति वर्ग किलोमीटर में 17। ठीक है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। बिल्कुल अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही जबरदस्त। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार रहने वाला। आज की क्लास बहुत ही बेहतर रहने वाली है। तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर एंड तक बने रहेंगे ताकि आपको बहुत ही शानदार सीखने को मिले इस क्लास से। थार मरुस्थल किस अन्य नाम से जाना जाता है भाई? थार का मरुस्थल अन्य किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। शुष्क प्रदेश, रेत का सागर, ग्रेट इंडियन डेजर्ट या बालू प्रदेश किस नाम से जाना जाएगा? जल्दी से मेरे को देख के राइट आंसर बता दो। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स के नाम से जाना जाएगा भाई राजस्थान का थार का मरुस्थल। बिल्कुल अच्छी प्रकार से बता रहे हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स के नाम से जाना जाएगा राजस्थान का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, बहुत ही जबरदस्त कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? जल्दी से देख के बताओ, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल गुरु शिखर हो जाएगी। सर जी गुरु शिखर को राइट बताओ, कितनी लंबाई है इसकी? 1722 किमी या 1727 भी कहते हैं, लेकिन 1722 एनसीईआरटी के अनुसार या काफ़ी किताबों में राइट आंसर 1722 दे रखा है। तो इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। शेर दूसरी सबसे बड़ी है। गुरु से दे जरा आशीर्वाद, इसी प्रकार से इसकी ट्रिक ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हो जाएगी गुरु शिखर, फिर शेर, गुरु से दे, फिर देलवाड़ा, फिर जगरा और फिर असलगढ़। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। ये 5 ही ऊंची से सबसे क्रम के अनुसार सबसे बड़ी से छोटी की ओर। तो इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। गुरु शिखर सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तारागढ़ अजमेर में, सज्जनगढ़ हो जाएगी उदयपुर में। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही के अंदर और शेर भी सिरोही के अंदर। अच्छी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भाई? राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किस स्थान पर होती है? आपको पता है क्या? जल्दी से बताओ। फिर जिले में किस जिले में सबसे ज़्यादा होती है वो भी बताना मेरे को साथ में। तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा हो जाती है माउंट आबू सिरोही के अंदर।
माउंट आबू सिरोही के अंदर 150 मतलब मिमी के अंदर कह सकते हैं 150 मिमी के अंदर ये राजस्थान के अंदर वर्षा रहती है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर। और राजस्थान में झालावाड़ में सबसे ज़्यादा वर्षा रहती है भाई। बिल्कुल जिले के हिसाब से झालावाड़ राइट बताएंगे। अच्छी प्रकार से बता रहे हो, तमाम बच्चे अच्छी प्रकार से बता रहे हो। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला कि राजस्थान में कौन सी झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई। नमक NaCl नमक के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है भाई राजस्थान में, जिसका 8.7% लगभग नमक का उत्पादन अपन काम में लेते हैं। बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से सांबर झील हो जाएगी। सांबर झील जयपुर की, जिसका कितना 8.7% अपन खाने के उपयोग में काम में लेते हैं भाई, नमक का परसेंट के इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, ठीक है 8.7। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। जल्दी से देखो, राइट आंसर बताओ मेरे को कि संबल नदी राजस्थान के किस भाग में बहती है भाई। किस भाग में बहती है ये पता है आपको क्या? पश्चिम में बहती है क्या, उत्तर में बहती है क्या, दक्षिण पूर्वी में या उत्तर पश्चिम में? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। बहुत ही शानदार, एंड तक आपकी क्लास इसी प्रकार से बहुत ही बेहतर रहने वाली है, इसलिए तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर एंड तक बने रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी भाई पुरानी क्लासें प्ले लिस्ट के माध्यम से लगा रखी है, वो सारी क्लासों को आपको रिवीजन कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से एग्जाम तक बहुत सारा फायदा हो। हमने काफ़ी क्लासें आपको पशुधन सहायक के लिए लगभग 30 से 40 क्लासों के आसपास प्ले लिस्ट में आपको दिख जाएगी। अलग अलग प्रकार से आपने क्लासें जो प्ले लिस्ट के माध्यम से लग रखी है, तो वो क्लासें सभी देख लेना, ताकि आपको अच्छे से फायदा हो और सभी क्लासों के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। आपको प्ले लिस्ट के माध्यम से देख लेना, ठीक है। अब मेरे को सट्टे का राइट आंसर बता दो। बिल्कुल अच्छी प्रकार से बता रहे हो क्या? जल्दी से देख के बताओ। 6 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी में हो जाएगी भाई। राजस्थान में दक्षिण से होती है और पूर्व की ओर धौलपुर यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, चंबल नदी राजस्थान में दक्षिण से पूर्वी दिशा में बहने वाली नदी है। बिल्कुल अच्छी प्रकार से। और राजस्थान में ऐसी कौन सी जो नदियां हैं, दो जो दक्षिण से होती हुई उत्तर की ओर आती है, ऐसी कौन सी नदियां हैं? वैसे संबल तो उत्तर की ओर आते हुए फिर वापस दक्षिण की ओर चली जाती है, वो माई नदी है, लेकिन वापस उत्तर की ओर जाती है जो ये नदी हो जाएगी जो दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है, फिर हो जाएगी चंबल। इसी प्रकार से दक्षिण की मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवेश करती है, ऐसी दो नदियाँ चंबल और माई। इसी प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे अच्छी प्रकार से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर, बहुत ही खास रहने वाला, बहुत ही जबरदस्त। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है भाई? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है, कितनी किमी है? जल्दी से मेरे को देख के राइट आंसर बताना है आपको। 7वें का राइट आंसर बता दो मेरे को, जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। सर जी इसका तो बांसवाड़ा राइट हो जाएगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य से होकर और डूंगरपुर के सिकली गांव के अंदर 26 किमी जो इसकी कुल लंबाई है वो हो जाएगी। और इसी प्रकार से 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कर्क रेखा राजस्थान के अंदर। बिल्कुल अच्छी प्रकार से सही बता रहे हो। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर, बहुत ही खास रहने वाला है। जल्दी से देखो, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी जो वन की आशा के नाम से या वन नदी के नाम से कहते हैं भाई? वन की आशा कह देंगे किस नदी को? वर्णासा। इसी प्रकार से वर्णासा भी कह सकते हैं, क्या वन की आशा? बिल्कुल इसे कह सकते हैं कि ये बनास नदी हो जाएगी भाई। कौन सी नदी हो जाएगी? बनास नदी हो जाएगी। अच्छी प्रकार से बता रहे हो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास। स्क्रीन कहाँ छोटा हो रहा है? बच्चे परेशान हो जाएंगे भाई, बच्चे परेशान हो जाएंगे रे, छोटा ना हुआ करो भाई। 9वां क्वेश्चन कर रहे थे, 8वां कर लिया। देखो बनास वाला 9वें का आप मेरे को राइट आंसर बता दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 9वें का क्या राइट होगा कि मरुस्थलीकरण की में सबसे अधिक समस्या राजस्थान के किस भाग में देखने को मिलती है? मरुस्थलीकरण की समस्या राजस्थान के सबसे अधिक समस्या किस भाग में देखने को मिलती है? रेतीली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, सबसे ज़्यादा पौधों के अंदर वनस्पति वगैरह सबसे कम रहती है, वहाँ पानी की समस्या है, ऐसी कौन सा मरुस्थलीकरण का कौन सा भाग है राजस्थान का? बिल्कुल सर जी इसको तो पश्चिमी बताओ, हम तो अच्छी तरह जानते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर का भी थोड़ा बहुत इलाका, इस प्रकार से ये जिले रह जाएंगे। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? बीकानेर भी हो जाता है, इसमें भी दौरे सबसे ज़्यादा है। तो इसी प्रकार के मरुस्थलीकरण में सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छी प्रकार से, ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाली है। राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही है, फिर हिस्ट्री आएगी, फिर आर्ट एंड कल्चर आएगी। इसी प्रकार से पूरी क्लास को इसी प्रकार से अपने मेंटेन किया है। तो 10वें का अब राइट आंसर बताओ मेरे को। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी प्राप्त होता है? इंदिरा गांधी नहर का
इंदिरा गांधी जो नहर निकलती है उनका पानी कहाँ से सबसे सर्वप्रथम प्राप्त होता है अपने को? जल्दी से देख के बताओ, नदी का नाम बताना है आपको। यमुना, गंगा, सतलज, व्यास या ब्रह्मपुत्र? इसमें हो जाएगी भाई सतलुज और व्यास। सतलुज और व्यास नदियों से इंदिरा गांधी नहर जो अपनी परियोजनाएं चल रही है, राजस्थान के अंदर भी इसका पेयजल पानी अपने को प्राप्त होता है। और सिंचाई के लिए भी हनुमानगढ़ जिले में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई भी की जाती है। तो इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, इसका सर्वप्रथम पानी सतलुज और व्यास से प्राप्त होता है। बिल्कुल ज़बरदस्त, सही बता रहे हो आप, सभी सही बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं अच्छी प्रकार से जो कमेंट कर रहा है उनका कमेंट पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल, तो कमेंट आपको साथ साथ में करना है ताकि आपको अच्छे से रिवीजन और आपके द्वारा जानकारी दी गई कई दूसरे बच्चों को भी सीखने को मिले और आपको भी कहीं से सीखने को मिले। इसी प्रकार से आपको कमेंट सेक्शन के अंदर साथ साथ में कमेंट बताते रहना है। अब आगे आपकी हिस्ट्री के भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, कब लड़ा गया और कौन था सेनापति? जल्दी से देख के मेरे को राइट आंसर बताओ हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। 11वें का राइट आंसर क्या होगा? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया। अकबर नहीं था, अकबर का सेनापति कहेंगे मानसिंह। जो मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1577 के अंदर लड़ा गया सर्वप्रथम। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ मेरे को, जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो। 12वें का राइट आंसर बताना आपको कि चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका किसके समय हुआ था, उस समय कौन था शासक, ये बताना होगा आपको। क्या राणा हमीर, राणा सांगा, राणा उदय सिंह द्वितीय या रानी पद्मिनी के समय? तो तीसरा साका किनके मध्य हुआ था? जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो मेरे को। तो राणा उदय सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था। बिल्कुल सही बता रहे हो, तमाम बच्चे सही बता रहे। राणा उदय सिंह द्वितीय के समय हुआ था चित्तौड़ का तीसरा साका। बिल्कुल अच्छी प्रकार से, जबरदस्त, सही बता रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 ही साके कब कब हुए थे, आपको पता है क्या? इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सवाल इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये पहले तो प्रश्न का राइट आंसर बता दो, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल बता देता हूँ शाखाओं के बारे में। ठीक है, कि रानी पद्मिनी ने जो जोर किसके आक्रमण के समय किया था भाई? कौन आया था शासक, आक्रमण किया था जो? मुगल बादशाह कौन था भाई? बाबर था, अकबर था, अलाउद्दीन खिलजी था, क्या अहमद शाह अब्दाली था? कौन था? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ मेरे को। एक के था, कौन था? एक के था अलाउद्दीन खिलजी था जो रानी पद्मिनी के समय आक्रमण किया था भाई। बिल्कुल अच्छी प्रकार से। तो पहला साका हुआ था भाई 1301 के अंदर। बिल्कुल अच्छी प्रकार से ध्यान रखेंगे। 1301 में रणथंभौर पर, फिर 1303 के अंदर चित्तौड़ पर। ठीक है, अच्छी प्रकार से ये चित्तौड़ के साके हैं। और फिर एक हुआ था 1534 और नहीं, ये नहीं होगा। बिल्कुल चित्तौड़ के बताने, ये तो मैंने एक रणथंभौर का बता दिया। तो आपको 1303 का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अभी बता देते हैं कि 1303 के अंदर पहला चित्तौड़ के अंदर पहला साका। ठीक है, 1301 का तो है रणथंभौर का पहला साका। उस समय राणा हमीर थे रणथंभौर के शासक। इसी प्रकार से फिर 1303 में चित्तौड़ का प्रथम साका। फिर दूसरा साका कब हुआ था? 1534-35 में। ये दूसरा साका हुआ था विक्रमादित्य और कर्मावती के समय। और तीसरा साका ये उदय सिंह के समय, अभी मैंने बात की 1567 और 1568 में। ये देखो आपका एकदम राइट हो गया कि 1303 के अंदर पहला साका, दूसरा साका 1534-35 में और तीसरा साका हुआ था 1567 या 68 में। बिल्कुल अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। तीनों ही साके चित्तौड़गढ़ से जुड़े हुए हैं, तो चित्तौड़गढ़ के तीनों साके इसी प्रकार से बताए गए। ठीक है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी को राइट बता दिया ना आपने, तो तमाम बच्चे अलाउद्दीन खिलजी को ध्यान में रखेंगे। ये पद्मिनी के समय उस समय जोर किया था, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब मेरे को 14वें का राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे। 14वें क्वेश्चन पढ़ लो और फिर राइट आंसर बताओ मेरे को कि मेवाड़ की राजधानी सबसे पहले कौन सी थी? मेवाड़ में सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? उदयपुर, नागदा, कुंभलगढ़ या बूंदी? जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। 14वें का राइट आंसर हो जाएगा नागदा। मेवाड़ की सर्वप्रथम राजधानी थी नागदा। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल नागदा थी। जल्दी से देख लो आराम से। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक थोड़ी बहुत और जानकारी देता हूं, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी एक थोड़ी बहुत जानकारी है कि आप सभी के लिए मैंने एक व्हाट्सअप नंबर जारी कर दिया। किन्हीं के लिए व्हाट्सअप नंबर जारी किया? आपके लिए किया। क्योंकि आपको चाहिए भाई ई बुक
और काफ़ी बच्चों के मैसेज है सर ई बुक चाहिए, हमारे को नोट्स चाहिए, आप नोट्स उपलब्ध करवा दो, 50 क्वेश्चन का जो मैटर है वो कंप्लीट हो जाए तो हमारा काम कंप्लीट हो जाए। क्योंकि हमने वेटनरी साइंस तो अच्छे से पढ़ लिया, पूरी एकदम कंप्लीट कर दिया, हमने 2 साल डिप्लोमा भी किया, उस समय भी वेटनरी साइंस पढ़ा, लेकिन इस बार सिलेबस में सर पॉलिटी जुड़ गया, कंप्यूटर जुड़ गया और करंट अफेयर्स जुड़ गया। कहाँ से पढ़े, राजस्थान जीके तो पहले भी आता था, लेकिन ये सब्जेक्ट नए जुड़ गए, तो उनके लिए भी अपन बिल्कुल नॉर्मल फीस में केवल 49 रुपये में क्या होता है। काफ़ी बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर फीस ज़्यादा रख दी, अरे फीस में इतने 49 रुपये में तो हमारा काम लगभग 10,000 का होता है, कि टाइपिस्ट को भी कितना देना पड़ता है भाई, 10,000 का काम रहता है, तो आपको केवल 49 रुपये में 1100 क्वेश्चन कौन दे सकता है। आपको कभी बुक लाओगे कभी बाजार से, वो बुक भी 100-200 में आएगी, उसमें भी 1100 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो अच्छी प्रकार से आपको एक एक पर्सन को मैंने इसी प्रकार से मेंटेन और पूरी मतलब एक एक पर्सन को ध्यानपूर्वक देख के आपके लिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनके लिए मैंने पूरी व्यवस्थित तरीके से बुकलेट तैयार की। क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज थे सर एक बुकलेट बना दो ताकि हमारा 50 नंबर का पोर्शन कंप्लीट हो जाए, उनके लिए भाई बुकलेट बनी है। और आप जो भी भाई साथी या जो भी स्टूडेंट्स जो लेना चाहे बुकलेट को, तो मेरे को इस नंबर से संपर्क कर देना। एक बार संपर्क करके एक बार मेरे को डेमो जरूर ऐसे कह देना कि सर जी एक बार बुकलेट का डेमो तो देखा लो कि डेमो कैसा है, तो मैं इनको डेमो भेज दूंगा। डेमो में आपको पता लग जाएगा कि हकीकत में कंटेंट में क्या दम है या नहीं है, आपको डेमो के जरिए पता लगेगा। पहले तो आप विश्वास करने वाले ने कर लिया, काफ़ी बच्चों ने विश्वास कर लिया कि सर जी हकीकत में आपने बुकलेट बहुत शानदार बनाई, लेकिन कई बच्चों को ऐसा होता है कि भाई बुकलेट में सर क्या देंगे या मैटर कैसा होगा। तो आपको एक बार मेरा डेमो ले लेना, ठीक है, 2 या 4 जो जितने भी पेज होंगे आपको जिस प्रकार से सब्जेक्ट को सही है उस प्रकार से आपको डेमो दे देंगे, और उसमें आपको विश्वास हो रहा है कि भाई कि हमारे के काम की है भाई बुकलेट और हमारे लिए अच्छे पर्सन है तो खरीद लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको डेमो के लिए भी मेरे को व्हाट्सअप एक बार कर लेना कि सर जी हमारे को डेमो तो दिखा दो कम से कम, ताकि हम बुकलेट खरीद सके। इसलिए आपको जानकारी दे दी, ठीक है। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि बुकलेट कहाँ मिलेगी, तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके लिए जारी हो गया, ठीक है। व्हाट्सअप पर मेरे को मैसेज करना है, केवल मैसेज के जरिए आपको जानकारी दी जाएगी, बाकी कॉल वगैरह मत करना, मैसेज कर देना, मैसेज के जरिए मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। अब मेरे को 15 रुपये का राइट आंसर बताएंगे, तमाम बच्चे 15 रुपये का राइट आंसर बताएंगे कि महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन था भाई। क्या पता आपको महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन था, हाथी कौन था, ये दोनों ही बता देंगे। पहले तो घोड़े का नाम बताओ भाई। बिल्कुल सर जी चेतक था, चेतक ने ही महाराणा प्रताप का साथ दिया, वो जिन्होंने मतलब 22 फुट जो वो नाला था एक प्रकार से, उस नाले को भी कूद लिया था महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक ने। इसकी तस्वीर भी बनी हुई हल्दी घाटी के अंदर, हल्दी घाटी जाओ तो आप वहाँ देख के आना, वो नाला भी बना हुआ और महाराणा प्रताप की वो उन तस्वीर और घोड़ों के साथ बनी हुई है। उस समय आपको वहाँ हकीकत में वो हिस्ट्री की सारी कल्पना याद आई जाएगी कि घोड़ा बहुत ही तेज और बहुत ही मतलब शक्तिवीर था, जो महाराणा प्रताप का हर समय साथ दिया था। एक लास्ट में मतलब घोड़े के अंदर वो मान सिंह ने जब तलवार चलाई थी तो पैर कट गया था, उसके कारण लास्ट में घोड़ा भाई मतलब वो घायल अवस्था में हो गया था, लेकिन घोड़े में अंत तक महाराणा प्रताप का खूब साथ दिया। उनका नाम भाई चेतक था भाई, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। और महाराणा प्रताप का हाथी का नाम क्या था। महाराणा प्रताप का तो नाम आता ही अपना खून खुलता है भाई, अपना खून खुल जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप तो एक बहुत ही प्रतापी शासक थे भाई, कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की भाई। इसी प्रकार से अपने मारवाड़ के भी एक बहुत ही शानदार शासक थे जो थे, उनको राव चंद्रसेन, वो भी जिन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब महाराणा प्रताप के हाथी का नाम मेरे को बताओ, तो राम प्रसाद। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम और चेतक था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। अच्छी प्रकार से बिल्कुल सही बच्चे बता रहे हैं, सही बता, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ, मेरे को पता लगेगा भाई जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। राजस्थान में मारवाड़ के संस्थापक कौन थे भाई। राजस्थान में मारवाड़ के संस्थापक कौन थे, जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ मेरे को। 16वें का राइट आंसर बताओ। मारवाड़ के संस्थापक हुए उस समय जोधपुर के दुर्ग था जो मेहरानगढ़ दुर्ग, उनका भी नींव रखी गई, और दुर्ग पर कौन सी पहाड़ी है और किस आकार की, ये तमाम जानकारी मेरे को देनी होगी आपको, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो। तो मारवाड़ का संस्थापक कौन था, राव जोधा था। कब की स्थापना, तो 1459 में की थी। कब की थी, 1459 में की थी। और कौन से दुर्ग का निर्माण किया उस समय, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। कौन सी पहाड़ी पर किया, चिड़ियाकुंड पहाड़ी पर किया। और किस आकार की है चिड़ियाकुंड पहाड़ी, जो मोर के ध्वज के आकार की है उनका आकार, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, राव जोधा ने 1459 में मारवाड़ के संस्थापक बने, और इसमें जोधपुर दुर्ग की जो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई।
अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला भाई। जल्दी से देखो, राइट आंसर बताओ मेरे को कि हिंदू पद की उपाधि किसने दी थी भाई। हिंदू पद कौन था, राजपूत शासक। जल्दी से देख के बताओ भाई, राजपूत शासक था वो, हिंदू पद उपाधि किसकी थी भाई, जल्दी से देख के बताओ। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान या महाराजा सवाई जय सिंह। बिल्कुल जल्दी से देख के 70वें का राइट आंसर बता सकते हो। तो राणा सांगा था जो हिंदू पद था, और हिंदू सुल्ताना भी राणा सांगा था। बिल्कुल अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, हिंदू पद और हिंदू सुल्ताना। महाराणा प्रताप को क्या कहते हैं, मेवाड़ केसरी के नाम से जानते हैं भाई, मेवाड़ केसरी। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, जल्दी से पहले प्रश्न को पढ़ लो, आराम से प्रश्न को पढ़ लो, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ लो। क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनाया था भाई। कुंभलगढ़ का दुर्ग किसने बनाया था, क्या पता है आपको। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है पहले तो बता दो। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। कहाँ पर है, राजसमंद में है। तो ये किसने बनाया था भाई। 18वें का राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा, महाराणा कुंभा द्वारा भाई कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। बिल्कुल जबरदस्त। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ भी बने हुए हैं, अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। विजय स्तंभ का निर्माण मोहम्मद खिलजी को परास्त कर उस समय 1437 में सारंगपुर के युद्ध के समय उस समय विजय स्तंभ दुर्ग का बनाया गया, जो 9 मंजिला। ठीक है, अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बहुत ही जबरदस्त आया भाई प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई। पृथ्वीराज चौहान का शासक जो पृथ्वीराज चौहान के शासक के समय केंद्र कहाँ का था भाई। जो पृथ्वीराज चौहान शासक था वो केंद्र कहाँ का था भाई, वो केंद्र कौन सा था। अजमेर था, चित्तौड़गढ़ था, जयपुर था या रणथंभौर था। पृथ्वीराज चौहान जहाँ का शासक था भाई। 19वें का राइट आंसर बताना आपको। बिल्कुल सर जी, अजमेर को राइट बताओ, क्योंकि अजमेर में ही पृथ्वीराज चौहान था भाई। चौहान वंश तो भाई अजमेर के अंदर ही था, शाकंभरी वंश वहीं था, चौहान वंश। बिल्कुल अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था भाई। अजमेर के अंदर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था। जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। क्या इल्तुतमिश ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद गोरी ने या बलबन ने। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। इसका इल्तुतमिश हो जाएगा ना क्या, बिल्कुल इल्तुतमिश हो जाएगा, जो अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। बिल्कुल अच्छी प्रकार से। और अजमेर में अलाउद्दीन खिलजी का संबंध अजमेर से भी था। बिल्कुल ये भी ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, अब 21वें का राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे। 21वें का राइट आंसर बताएंगे कि गौरी किस जनजाति से संबंधित लोक नाट्य है भाई। गौरी किसका संबंधित लोक नाट्य है भाई। जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ मेरे को। भील का है, मीणा का है, सहरिया का है, ग्रासिया। जल्दी से देख के बताओ मेरे को, गौरी किस जनजाति का लोक नाट्य है भाई। बिल्कुल सर जी, इसका तो भील बताओ, क्योंकि भील इसका राइट है। भील का हो जाएगा भाई गौरी नृत्य। अच्छी प्रकार से बता रहे हो, बिल्कुल। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है कि राजस्थान में कौन सा राज्य नृत्य के नाम से जाना था। राजस्थान का राज्य नृत्य। 22वें का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर है। बिल्कुल घूमर है भाई, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भाई बहुत ही शानदार रहने वाला है कि पिछवैया चित्रांगन किस स्थान की प्रसिद्ध है भाई। पिछवैया। 23वें का राइट आंसर बताएंगे सर जी। पिछवैया तो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है भाई, नाथद्वारा राजसमंद। बिल्कुल अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। कृष्ण लीला के लिए नाथद्वारा राजसमंद, वहाँ की पिछवैया प्रसिद्ध है भाई। अब मेरे को 24वें का राइट आंसर बता दो तमाम बच्चे। 24वें का राइट आंसर बताओ, क्या प्रश्न बताया जा रहा है। आराम से प्रश्न को पहले तो पढ़ लो कि मांडना किस रूप से लोक कला है भाई। मांडना लोकगीत है, चित्रकला है, लोक नाट्य है या वादन है। जल्दी से देख के बताओ, मांडना क्या है। एक प्रकार से चित्रांगन है। अपने जो दीवार रहती है, कच्ची दीवार है, जो मिट्टी की दीवार है, उस पर थप्पे लगाकर मांडना किया जाता है, मतलब चित्रों को डोरा जाता है और उन्हें कहा जाता है भाई मांडना। बिल्कुल चित्रांकन है, चित्र बनाए जाते हैं अलग अलग।
अब 25वें का राइट आंसर बताएंगे मेरे को। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में किस क्षेत्र में फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भाई? फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर या बूंदी या उदयपुर? अच्छी प्रकार से देखो प्रश्न को, ऑप्शन देख लो और राइट आंसर बता दो। बिल्कुल सर जी, ये तो श्रीलाल जोशी का संबंध अभी प्रश्न आया था भाई। ये अभी जलपरी में प्रश्न आया था। जलपरी के अंदर फड़ चित्रकला के लिए भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है भाई, श्रीलाल जोशी का संबंध है भाई। तो भीलवाड़ा इसको राइट आंसर बता देंगे। तमाम बच्चे भीलवाड़ा को राइट आंसर बता देंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतर सवाल है कि 13 ताली नृत्य किस समुदाय की महिलाओं से करती है भाई? कौन सी समुदाय कह सकते हैं, क्योंकि इन महिलाएं जो 13 ताली नृत्य करती है? ग्रासिया, कालबेलिया, कामड़ या कामर? अच्छी प्रकार से कामड़ और कामर आपको कंफ्यूज करते होंगे, लेकिन आपको कामड़ राइट बताना होगा, क्योंकि कामड़ जाति की महिलाएं जो 13 ताली नृत्य करती है, रामदेव जी जो मंजीरों द्वारा बजाए जाते हैं 13 ताली नृत्य वगैरह, उनके अंदर भाई नृत्य को करती है। बिल्कुल अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। इसकी प्रसिद्ध नाट्यांगना 13 ताली की मांगी बाई, जो पाली की रहने वाली, वो कामड़ जनजाति सी महिलाओं के रूप में इस समुदाय के लिए प्रसिद्ध है भाई, मांगी बाई। ठीक है, अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार आया भाई कि कठपुतली कला का राजस्थान में प्रसिद्ध स्थान कहाँ, जिला कौन सा? जिले के नाम बता देंगे भाई। कठपुतली कला कहाँ, किस जिले की है भाई? राजस्थान के अंदर। 27वें का राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर के। बिल्कुल उदयपुर, मैंने राइट आंसर बता दिया, उदयपुर की है कठपुतली कला। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार कि बपंग वाद्य यंत्र किस लोक गायन शैली से प्रयोग में आया है भाई? बपंग, हुजूर खा मेवाती, जो अलवर से संबंधित रखते हैं, जो वहाँ के बपंग वाद्य यंत्र से संबंधित किस शैली से जुड़ा हुआ है? फड़क वाद्य यंत्र, फड़क से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका फड़क। ठीक है, फड़क शैली से, लोक गायन शैली से जुड़ा हुआ है। अच्छी प्रकार से ध्यान रखेंगे। हुजूर खा मेवाती का संबंध है भाई बपंग वाद्य यंत्र से, अच्छी प्रकार से। अब मेरे को 29वें का राइट आंसर बताओ कि राजस्थान में मांड गीत के विषय के आधारित है भाई। मांड किस प्रकार के विषय से आधारित है भाई? वीर रस से हैं, श्रृंगार रस से हैं, भक्ति रस से हैं, क्या हास्य रस से हैं? मांड के बारे में बताना आपको। ये एक श्रृंगार रस है। बिल्कुल श्रृंगार को ही मैंने राइट आंसर बताया भाई, श्रृंगार रस है तो श्रृंगार को ही राइट आंसर बता दिया। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरी नृत्य महिलाओं में क्या लेकर नृत्य करती है? मतलब कौन सा जो काम में लेती है भाई नृत्य करते समय? क्या पानी का मटका लेती है, या दीपक को लेती है, तलवार को लेती है, या फूलों को लेकर नृत्य करती है सरी नृत्य करने वाली महिलाएं? अच्छी प्रकार से, ये प्रश्न भी बहुत ही बेटर है, बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी आज की है भाई। तो तमाम विद्यार्थी एंड तक बने रहेंगे। अभी तक तो कंप्यूटर साइंस वगैरह, पॉलिटी वगैरह सभी बाकी है, तो वो भी अभी आगे आने वाली है, तो तमाम बच्चे जुड़े रहेंगे क्लास से एंड तक। ठीक है, अब मेरे को 30वें का राइट आंसर बताएंगे। 30वें का राइट आंसर हो जाएगा दीपक। दीपक को लेकर नृत्य करती है सरी नृत्य की महिलाएं जो रहती है, ये सरी नृत्य करते समय दीपक को लेकर नृत्य करती है। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अब आ गया भाई आपका पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान की राज व्यवस्था। ये भी आपका अच्छे से सवाल, 5 या 7 सवाल, 5 सवाल तो मान के ही चलो कि एग्जाम में 100% पूछने वाले हैं भाई, क्योंकि आपका वेटेज भाई दे रखा है भाई इस बार कि राजस्थान की राज व्यवस्था को भी पूछा जाएगा। तो मेरे को अब राइट आंसर बताओ कि राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी भाई? स्थापना किस समय हुई थी भाई? राजस्थान राज्य की स्थापना किस वर्ष या किस दिन और किस वर्ष से समय हुई? ये आंसर बता दो मेरे को। राजस्थान की बताना है। सर्वप्रथम एकीकरण के समय, उस समय आपको बताना है भाई राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 के अंदर भाई, 30 मार्च 1949 के अंदर। बिल्कुल, ये कौन सा शरण था? चौथा शरण था भाई। इस समय कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उद्घाटन करता थे चौथे शरण के, उस समय राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी भाई 30 मार्च 1949 में। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे 31वें का राइट आंसर। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे भाई? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? क्या मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ मेरे को। सर जी इसका तो राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को ही राइट आंसर बताओ। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। और निर्वासित मुख्यमंत्री कौन थे भाई? निर्वासित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल थे निर्वासित मुख्यमंत्री। बिल्कुल अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन बहुत ही भाई बेहतरीन, आज पॉलिटी के भी सवाल बहुत ही शानदार लिए हैं, तो बहुत ही जबरदस्त आज आपको सीखने को मिल जाएगा कि राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी हैं, राज्यसभा की कितनी हैं। सारी सीटों को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो कि राजस्थान में विधानसभा की सीटें कुल कितनी हैं। 200 सीटें हो जाएगी, कितनी 200 सीटें विधानसभा की, लोकसभा की सीटें 25 और लोकसभा की सीटें 25 और राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कुल राजस्थान से आती है वो 10, कितनी 10 रहती है, 10। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया कि राजस्थान में विधायकों का कार्यकाल कितना रहता है, जो विधायक रहते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक रहता है भाई। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, कितने वर्ष रहेगा, 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहता है, 5 वर्ष तक वो विधायक के रूप में सेवा देते हैं। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला भाई आपके बीच। जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। सर जी इसका तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ही करता है राज्यपाल की नियुक्ति। अच्छी प्रकार से बता रहे हो, बिल्कुल अच्छी प्रकार से बता रहे हो। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला है कि राजस्थान में राज्य उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, राजस्थान का राज्य उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। 37वें का राइट आंसर बताना होगा आपको। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है, जोधपुर के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 के अंदर हुई थी, 1949 राइट आंसर होगा। और पूछ ले कि खंडपीठ कहाँ है, तो खंडपीठ जयपुर के अंदर। उनकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में हुई थी। बिल्कुल अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, जबरदस्त। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला भाई। क्या बताया जा रहा है, प्रश्न को आराम से ध्यानपूर्वक पहले तो पढ़ लो कि राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है भाई। राजस्थान वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ये करंट अफेयर्स से सवाल बन जाता है आपका। करंट अफेयर्स भी साथ में जुड़ रखा है, पॉलिटी के साथ करंट अफेयर्स के भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो वासुदेव देवनानी है। बिल्कुल वासुदेव देवनानी है राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष। इसी प्रकार से आपको करंट अफेयर्स का भी मैंने बहुत ही शानदार बुकलेट के माध्यम से, बच्चे काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि सर करंट अफेयर्स को अच्छे से डालना, तो मैंने क्या है कि 3 महीने का करंट अफेयर्स तो आपको बुकलेट के अंदर अभी आपको उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन आपको जो 2 महीने का पीछे बाकी रहा है वो आपको मई के एंड में दूंगा, ताकि आपका 13 जून को एग्जाम है ना, 100 क्वेश्चन तो आप 1 दिन में पढ़ लोगे या 2 दिन में पढ़ लोगे, तो आपको वो क्वेश्चन आपको मई के एंड में मिल जाएंगे। तो वो भी आपको बहुत ही शानदार 2 महीने का 50-50 क्वेश्चन, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो भी आपको एकदम निःशुल्क दिए जाएंगे। इसके साथ उसके साथ कोई फीस नहीं ली जाएगी, वो भी आपको एकदम फ्री दिए जाएंगे। इसलिए ये बुकलेट ले लोगे ना तो आपको पूरा मतलब 50 नंबर का पोर्शन एकदम कंप्लीट होने वाला है। तो तमाम विद्यार्थी को एक बार फिर से कहता हूं कि बुकलेट लेना मत चूकना, नहीं तो बाद में नुकसान पहुंचना आपका ही होगा, क्योंकि बुकलेट बहुत ही शानदार और आपके लिए रहेगी। तो इसलिए बुकलेट सभी विद्यार्थी खरीद लेना, ठीक है। अब मेरे को 37वें का राइट आंसर तमाम बच्चों ने बता दिया कि वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष है। अच्छी प्रकार से, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू हुई। पंचायती राज व्यवस्था जल्दी से देख के बताओ, किसने की थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी। जल्दी से देख के सभी आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो क्या। सर जी इसका तो राइट आंसर होगा 1959 में। 1959 में हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 में बगदरी गांव नागौर के अंदर हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की 1959 में। और 11 अक्टूबर 1959 के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर दूसरी बार जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भाई आंध्र प्रदेश में हुई, और राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत के अंदर हुई थी 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। इसी प्रकार से नागौर के अंदर सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी बगदरी गांव के अंदर। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। इसके बारे में आप आंसर बताओ, फिर आपके इसके बारे में एक मैं बहुत ही शानदार आपके लिए जानकारी देता हूँ। इस प्रश्न के साथ आपको शानदार जानकारी देता हूँ, पहले आप इसका आंसर बताओ। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी राजस्थान में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री रही भाई। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे।
फिर आपको मैंने एक मतलब चार्ट बनाया है कि बहुत ही शानदार राजस्थान में प्रथम महिला कौन थी और प्रथम पुरुष कौन थे। इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम के जरिए टेलीग्राम पर आप जुड़ जाना। तमाम विद्यार्थी टेलीग्राम पर आपको ऐसे चार्ट रेगुलर देखने को मिलते हैं, नोट्स भी देते हैं और ये चार्ट मैं आपको और दोबारा जो भी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी भेज दूंगा ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। और राजस्थान में प्रथम महिला कौन थी, प्रथम सचिव कौन थी, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, प्रथम राज्यपाल कौन थी, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, इसी प्रकार से आपको सारी जानकारी चार्ट के माध्यम से मिल जाएगी। तो मैं आपको चार्ट भेज दूंगा राजस्थान के प्रथम महिला और प्रथम महिला के बारे में और प्रथम पुरुष के बारे में, मतलब प्रथम व्यक्ति कौन थे राजस्थान के, प्रथम जैसे कि मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। इसी प्रकार से आपको पुरुष के बारे में और महिला के बारे में मैं आपको अलग अलग चार्ट भेज दूंगा। तो आप सभी विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे इसकी जानकारी। अब मेरे को 40वें का राइट आंसर बताओ, तमाम बच्चे 40वें का राइट आंसर बताओ कि राजस्थान में जो लोकायुक्त होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है। भाई लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, क्या पता है आपको? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट या विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं वो। 40वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। सर जी लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। बिल्कुल, राज्यपाल को मैंने राइट आंसर बताया भाई, राज्यपाल करता है भाई लोकायुक्त की नियुक्ति, राज्यपाल। अच्छी प्रकार से बता रहे हो ना? बिल्कुल, कमेंट किया करो साथ साथ में ताकि आपको अच्छे से फायदा हो। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार। अब साइंस और कंप्यूटर बाकी रहा है, वो भी सवाल कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन बाकी रहे हैं, फिर आपकी क्लास समाप्त कर लेंगे। फिर आपको अच्छे से एक जानकारी दे दूंगा। जो भी क्लास में जुड़ रहे हैं उनके लिए भी जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे नए नए जुड़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो वो भी पढ़ना चाहते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइबर कर देना और रेगुलर आपके लिए क्लास लाने की कोशिश करेंगे। जितनी कोशिश हो सकी उतनी कोशिश करेंगे भाई, संभव हुआ उतना करेंगे भाई। अब मेरे को 41वें का राइट आंसर बताओ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत जो जिसे लीवर बोलते हैं, या प्यूबर्टी? तो यकृत हो जाएगी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत या लीवर कहेंगे। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अब 42वें का राइट आंसर बताएंगे। 42वें का राइट आंसर बताओ तमाम बच्चे। 42वें का राइट आंसर बताओ कि मनुष्य श्वसन किसके द्वारा करता है भाई? मनुष्य द्वारा श्वसन किसके द्वारा करता है? इसी प्रकार आपको बताना है कि भाई मछली किसके द्वारा श्वसन करती है, केंचुए किसके द्वारा श्वसन करते हैं। इसी प्रकार अलग अलग जो प्रश्न रह जाते हैं ना, तो उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी आनी चाहिए। तो मनुष्य श्वसन किसके द्वारा करता है? फेफड़ों के द्वारा करता है। त्वचा के द्वारा श्वसन कौन करता है? क्या पता है आपको? क्या? मेढक करता है। बिल्कुल, मेढक को ध्यान में रखेंगे। मेढक त्वचा के द्वारा श्वसन करता है और गिल्स या गलफड़े रहते हैं, उनके द्वारा मछली श्वसन करती है। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही भाई बहुत ही बेहतरीन रहने वाला भाई, बहुत ही शानदार। जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ मेरे को। अब देखो, आराम से देख लो भाई। प्रकाश वर्ष के किसका मात्रक है भाई? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय, दूरी, वेग या शक्ति? जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। बिल्कुल, 43वें का राइट आंसर हो जाएगा सर जी दूरी। दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अच्छी प्रकार से बता रहे हो। अब मेरे को 44वें का राइट आंसर बता सकते हो। 44वां का राइट आंसर बताओ कि द्रवित प्राकृतिक गैस जिसे बोलेंगे एलपीजी का मुख्य घटक क्या भाई? कौन सी गैस रहती है द्रवित प्राकृतिक गैस के अंदर? इस प्रकार से सीएनजी भी रहती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये एलपीजी के बारे में आपको बताना होगा। क्या मीथेन रहती है, एथेन रहती है, ब्यूटेन रहती है या प्रोपेन रहती है? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ मेरे को। सर जी इसमें तो ब्यूटेन रहती है। ब्यूटेन को ही राइट आंसर बताओ, क्योंकि ब्यूटेन को सबसे ज़्यादा मुख्य घटक के रूप में ब्यूटेन जो एलपीजी के हम काम में लेते हैं। अच्छी प्रकार से। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि लाल रक्त के अंदर लाल रंग क्यों होता है भाई? जो रक्त होता है उसका लाल रंग क्यों होता है भाई? क्लोरोफिल के कारण होता है क्या? हीमोग्लोबिन के कारण होता है क्या? प्लेटलेट्स के कारण या प्लाज्मा के कारण? अपने शरीर के अंदर लाल रंग होता है, वो किसके कारण होता है? क्या आपको पता है? क्या पता हो तो जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो मेरे को। सर जी हीमोग्लोबिन के कारण ही शरीर में लाल रक्त या लाल रंग पाया जाता है। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अच्छा सा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपको रेगुलर देंगे भाई, रेगुलर करवाने की कोशिश करेंगे जितनी कोशिश हो सके। इसलिए आप आज ही चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपको क्लास में एंड तक बने रहना। और बाद में भी मैं आपको एक थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगा। और रेगुलर जुड़ोगे तो आपको बहुत सारी इन क्लासों से फ़ायदा होगा। और प्लेलिस्ट लगा रखिए, उन प्लेलिस्ट को भी माध्यम से जुड़ जाना, ताकि आपको अच्छे से क्लास
पूरी क्लास है, मतलब आराम से समझ में आए, जितना भी सिलेबस आपने करवाया वो भी आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो प्ले लिस्ट है सारी, आपको एक बार देख लेना, ठीक है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीकी पर उपयोगी है भाई? पहली पीढ़ी अब आ गया भाई कंप्यूटर का पहला सवाल, पहली पीढ़ी किस तकनीकी पर उपयोग में हुई थी भाई? पहली तकनीकी के रूप में ट्रांजिस्टर को लिया गया था क्या वैक्यूम ट्यूब को, या माइक्रोचिप को, या आईसी को? पहली पीढ़ी में किसे लिया गया? जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। बिल्कुल अच्छा सवाल, ये तो एग्जाम में बनने का 100% संभावना रहती है। अलग अलग पीढ़ियाँ हुई थी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी थी। तो पांचवी पीढ़ी में सबसे लेटेस्ट और सबसे बेहतरीन जो इसके अंदर कंप्यूटर के बनने शुरू हुए और बहुत ही नई और आधुनिक पीढ़ी मानी गई जो पांचवी पीढ़ी। तो इसी प्रकार से आपको पहली पीढ़ी में किस प्रकार की तकनीक का उपयोग लिया गया? तो वैक्यूम ट्यूब का लिया गया, जिसे 1906 के अंदर वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हो गया था 1906 के अंदर। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखेंगे वैक्यूम ट्यूब को सर्वप्रथम लिया गया। इसी प्रकार से आपको सभी पीढ़ियों के अंदर ध्यान में रखना है कि सभी पीढ़ियों के अंदर कब कब क्या लिया गया। ये भी पर्सन 100% बनेगा कंप्यूटर के अंदर, बहुत ही जबरदस्त। इसका एक तो पर्सन बनना थे, एक इनपुट और आउटपुट रहता है, इनका पर्सन भी बनने का 100% संभावना है। तो ये भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा हिंट भी देता रहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और पूरी क्लासे के अंदर आप जिस प्रकार से जुड़ रहे हो ना, तो रेगुलर आपको इसी प्रकार से पढ़ोगे तो फायदा हो जाएगा भाई। तो इनपुट डिवाइस से कौन सी मतलब कौन सा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस है? क्या मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है, या स्पीकर है? देख के जल्दी से राइट आंसर बताओ मेरे को। 47वें का राइट आंसर हो जाएगा माउस। माउस क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये कौन से? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन इनपुट पूछा है तो माउस इसका राइट होगा। जितने भी इनपुट और आउटपुट है आज याद कर लेना, जितने भी इनपुट और आउटपुट है ना कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइस रहते हैं, तो उनके बारे में आप आज ही पूरे एकदम एक सारणी बना देना और उसके अंदर लिख लेना। फिर आपको धीरे धीरे 3 या 4 दिन के भीतर सारे याद हो जाएंगे। फिर आपको एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा। बहुत सारे रहते हैं, OCR, MICR, OTCR, बहुत सारे, मतलब जितने के इतने कम है, लगभग 15 होंगे, लगभग 30 होंगे। इसी प्रकार से आपको सभी डिवाइस ध्यान में रखना है। तो एक बार लिख के पूरा आराम से एक चार्ट बना देना, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरे को 48वें का राइट आंसर बताओ कि MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस है, या वर्ड प्रोसेसिंग है, या प्रोग्रामिंग टूल्स है? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। बिल्कुल शानदार। कंप्यूटर तो बहुत ही ईजी रहता है भाई। कंप्यूटर तो बहुत ही शानदार और सिंपल सवाल आते हैं, ऐसे कंप्यूटर हार्ड नहीं है भाई। जो कंप्यूटर को हार्ड मान रहे हैं, कंप्यूटर बहुत ही सिंपल रह रहा है। तो कंप्यूटर में ज़्यादा हार्ड लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर को मात्र 10 या 15 दिन में आप आराम से निपट दोगे। और जल्दी से इसका राइट आंसर पहले तो बता दो मेरे को। वर्ड प्रोसेसिंग, बिल्कुल वर्ड प्रोसेसिंग को भी मैंने राइट आंसर बता दिया कि वर्ड प्रोसेसिंग रहता है, MS वर्ड का सॉफ्टवेयर रहता है जो MS वर्ड के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग अच्छी प्रकार से। अब 49वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई आज का कंप्यूटर का। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, जिसे फाइल को डिलीट करने के लिए कहा जाता है भाई? फाइल डिलीट। इंटरनेट के जनक कौन है? विंटर सर्फ है। लेकिन इसके अंदर फाइल को डिलीट करने के लिए किसे कहा जाता है? फाइल डिलीट। रिसाइकल बिन हो जाएगा भाई। रिसाइकल बिन के अंदर होती है भाई, फाइल को डिलीट करने के बाद उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है रिसाइकल बिन के द्वारा। ये पर्सन इस प्रकार से बने, वैसे 2 पर्सन बन गए। ये तो 50वां क्वेश्चन मान लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इंटरनेट के जनक कौन है? तो विंटर सर्फ। ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनेट के जनक आपको विंटर सर्फ बता देना है। और फाइल जो डिलीट करने के बाद उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है तो उसे रिसाइकल बिन कहा जाता है। इसी प्रकार से ये पर्सन है, तो ध्यान में रखेंगे। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया आपके लिए भाई, फ़ायदा ही है, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए तो फ़ायदा ही है भाई। बताओ जल्दी से बताओ, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए किससे सबसे पहले आवश्यकता ली जाती है भाई? सॉफ्टवेयर को चलाना है तो सबसे पहले क्या आवश्यक के रूप से लेंगे? मॉनिटर, या ट्रांसलेशन, या इंटरनेट, या पावर? सबसे जल्दी बताओ राइट आंसर, सबसे पहले बताओ। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक रूप से लेंगे भाई? स्टाइलेशन का प्रयोग लेंगे भाई। स्टाइलेशन का प्रयोग ले लेंगे सबसे पहले। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सबसे पहले इसका उपयोग लेंगे भाई। अच्छी प्रकार से बता रहे हो, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी प्रकार से बताया, बहुत ही शानदार आज की क्लास रही। अब आपको थोड़ी बहुत और जानकारी देते हैं। काफ़ी बच्चे आज में भी जुड़े, जो लेट जुड़े उनके लिए भी जानकारी दे देता हूं। तो आपके लिए भी ई बुक का निर्माण किया गया है, वो भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है। ई बुक के अंदर क्या रहने वाला है वो आपको मैंने पहले भी जानकारी दे दी, हर जगह जानकारी दे दी। आपको कम्युनिटी मिल जाएगी, यूट्यूब पर देख सकते हो, हमारे टेलीग्राम पर देख सकते हो, व्हाट्सअप जरिए आपको नंबर भी उपलब्ध करवा दिए। ये रे नंबर देख लो, आराम से स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। आपको क्या उपलब्ध करवा रहे हैं भाई? तो
आपके लिए भाई 500 क्वेश्चन राजस्थान जीके के दे रहे हैं, करंट अफेयर्स के 200 सवाल, राजस्थान राज्य व्यवस्था 100 सवाल और दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि विज्ञान का वेटेज ज़्यादा भी रह सकता है, कंप्यूटर के 100 सवाल रह रहे हैं। तो इसी प्रकार से 1100 क्वेश्चन का जो आपका 50 नंबर का पोर्शन है, लेकिन 1100 क्वेश्चन इसी प्रकार से वन लाइनर के अंदर बहुत ही शानदार और अच्छे कंटेंट के साथ आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। और बिल्कुल स्पेशल ऑफर चल रहा है अब मात्र 49 रुपये में। 49 रुपये बहुत ही कम रहते हैं और बहुत ही नॉर्मल फीस रहते हैं। अपन एक नॉर्मल कोई भी चीज़ लेने जाते हैं बाजार के अंदर तो 49 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते। उनके लिए आपको पढ़ने को कितना फ़ायदा मिल रहा है, आपकी पढ़ाई के लिए भला हो रहा है। तो आप सभी 49 रुपये में ई बुक मिल रही है। आपको व्हाट्सअप जरिए आप मैसेज कर लेना, सर जी मुझे ई बुक चाहिए, तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत हो तो मेरे को मैसेज कर लेना और अपन अगली क्लास में जब भी होगी क्लास तब मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी बच्चों का, जो क्लास में जुड़ने वाले तमाम बच्चों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और रेगुलर इसी प्रकार से पढ़ते रहे मस्ती से। और क्लास के अंदर जो पुरानी प्लेलिस्ट भी लग रही है उन प्लेलिस्ट को भी देख लेना, ताकि उसके अंदर भी बहुत सारा आपको सीखने को मिले। अच्छा से अच्छा मैटर कराने की कोशिश की है, रेगुलर क्लास दी है तो तमाम बच्चे, ठीक है, उन प्लेलिस्ट को भी जरूर देख लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी बच्चों का, क्लास में जुड़ने वाले तमाम बच्चों को थैंक यू।